क्लास में हमने एक Yes, तो ma'am. कल की क्लास में हम लोगों ने जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो डिस्कस करा था। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर संडे को आप लोगों ने दिया था वो डिस्कस किया था, तो मेरे को पता चला कि बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है उस पेपर में। और कल की क्लास में हमने थर्मोडायनामिक्स भी शुरू कर दी थी। येस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स एंड थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस। ठीक है बच्चा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर पाए थे कल की क्लास में। ऑल राइट, अब आज की क्लास में जैसा मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। ठीक है बेटा, ये आपका इस चैप्टर का फिलहाल काफी जरूरी टॉपिक है। इससे आपका क्वेश्चन यूजुअली पूछा ही जाता है, जो भी आपके पेपर है ठीक है उसके अंदर आपका ये वाला टॉपिक पूछा ही जाता है। ठीक है, हाँ जी वंशिका, आपका जो मार्क्स नहीं दिख रहे थे वो वाली चीज मैंने जो शीट्स वगैरह बनाते हैं उनको बता दी है, ताकि वो बता पाए कि आपके वहां पे शीट में मार्क्स क्यों नहीं दिख रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे पहले ये बताओ कि ये थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस किस टाइप की होती हैं, कौन कौन सी चार प्रोसेसेस आपने पढ़ी हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। मैम आइसोथर्मल, वेरी गुड, आइसोकोरिक, रुको। बिल्कुल सही, आइसोपैरिक, एक्सट्रैक्टिव। बिल्कुल सही। आइसोथर्मल हो गई, ठीक है, और क्या बोली बच्चे ने, आइसोबारिक। बिल्कुल मैम सही, ये तो सब टेम्परेचर एडियाबैटिक प्रोसेस। बिल्कुल सही। आइसोकोरिक आ गई हमारे पास, और एडियाबैटिक। हाँ एडियाबैटिक। एडियाबैटिक आ गई। ठीक है, तो ये मैम सारी प्रोसेसेस के नाम तो अब रट चुकी है ना बच्चा। ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस आ गई, बिल्कुल सही तनु, सब बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आपने ये भी पढ़ा है कि भाई आइसोथर्मल में क्या होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट। वेरी गुड, आइसोथर्मल में मैम टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोबारिक में क्या होता है। मैम प्रेशर कांस्टेंट। वेरी गुड, प्रेशर आइसोकोरिक में कांस्टेंट। वॉल्यूम। बिल्कुल सही, वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट। और और मैम एडियाबैटिक में एडियाबैटिक में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। बिल्कुल सही, हीट का एक्सचेंज नहीं होता, इसका मतलब है कि हीट आपकी ट्रांसफर नहीं होती, तो चेंज इन हीट आपका जीरो मैम रहता है ना बेटा। तो ये सारी प्रोसेसेस आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, फिजिक्स में भी हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें डिस्कस करनी है। हम ये देखेंगे कि इन सारी प्रोसेसेस में वर्क डन कितना हो रहा है, इन सब प्रोसेसेस में आपका वर्क का एक्सप्रेशन निकालेंगे, और पीवी कर्व भी जो होते हैं ना इन प्रोसेस के लिए, पीवी कर्व हम सबके केस में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज है, मुश्किल नहीं है, ये वाला पूरा पार्ट ही इनफैक्ट मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मैम ये चैप्टर, हाँ बेटा बोलो मैम बच्चे। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी तो होता है। हाँ, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस जो होता है ना, वो आपका मेजर टाइप है। जो थर्मल स्टेट है उसके हिसाब से यही वाली सारी प्रोसेसेस होती है। क्वासाइस्टैटिक प्रोसेस भी हम सबसे पहले वही पढ़ेंगे। अब क्वासाइस्टैटिक प्रोसेस आइसोथर्मल भी हो सकती है, आइसोबारिक भी हो सकती है, आइसोकोरिक भी हो सकती है, एडियाबैटिक भी हो सकती है। ठीक है, तो क्वासाइस्टैटिक प्रोसेस एक किस तरीके से आप प्रोसेस कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो भी हम सबसे पहले ओके पढ़ेंगे। मैम। चलो, अब थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस तो सब बच्चों को पता ही है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ आपकी थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इटसेल्फ। क्या मतलब होता है बेटा, थर्मोडायनामिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है। ठीक है, मोशन ऑफ मैम हीट उसकी हो रही हीट है, ट्रांसफर हो सके। हीट ट्रांसफर हो सके। तो बेटा हीट ट्रांसफर होने का क्या मतलब है, हमने पिछली क्लास में थर्मोडायनामिक स्टेट के बारे में पढ़ा था ना, थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम के यस बारे में पढ़ा यस था। मैम। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस का क्या मतलब है कि वो जो थर्मोडायनामिक स्टेट है दैट मस्ट चेंज। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि अगर आपकी इफ थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज चेंजिंग, इफ थर्मोडायनामिक स्टेट of a system changes, of a thermodynamic system changes, this implies that a thermodynamic process is taking place. This मैम implies, जिनमें उनके पैरामीटर्स वगैरह सिस्टम में बिल्कुल चेंज हो सही, सके बिल्कुल सही टाइम बोल टू रहे हो, टाइम। बिल्कुल सही। This implies that thermodynamic process is taking place. Thermodynamic process has taken place. ठीक है, तो अगर आपकी थर्मोडायनामिक जो स्टेट है वो चेंज हुई, तभी तो हम बोलेंगे ना कि बिल्कुल सही बोल रहे हो जानवी बच्चा, प्रोसेस में जिसमें सिस्टम अपनी स्टेट चेंज कर ले उसी को कहते हैं हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ऑलराइट, अब एक और बच्चे ने बिल्कुल सही बोला कि इसका मतलब ये है कि थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स आपके चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इंप्लाइज, दैट थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। अब थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज का क्या मतलब है, दैट थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स आर चेंजिंग विद टाइम,
है ना। थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स माने प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, सारे आपकी ये चेंज होते हैं, दे आर चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, तो इसको हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन है ये तो खाली। ठीक है, अब आ जाओ बेटा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पे। ठीक है, सब बच्चे बोल रहे थे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है मैम, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए ना आप अपने दिमाग में एक सिचुएशन इमेजिन करो, सर्दी का टाइम है, चाय बनानी पसंद है सबको? यस मैम। यस, चाय सबने बनाई है, कभी बनाई है, बनती हुई देखी है? यस यस मैम। मैम बनाइए। क्या, चलो अच्छी बात है, ये ऐसे थोड़े से कुकिंग स्किल्स सब बच्चों में होने चाहिए। ठीक है, अच्छा डेली बनाते हो? मुझे भी अपने हाथों की चाय बहुत पसंद है, माय डैड आल्सो मेक्स रियली गुड टी, बट मुझे अपने हाथों की थोड़ी ज्यादा पसंद आती है। ठीक है, तो बेटा अब चाय कैसे बनती है? चाय में आपका पानी होता है, उसमें आप थोड़ा सा वो डालते हो, अपनी जो भी टी लीव्स रहती हैं, अदरक डाल दी, इलायची डाल दी, उसको बॉईल होने दिया, उसके बाद उसमें आपने मिल्क डाला। तो अब मिल्क अगर आप, अब मुझे आप लोग ये चीज बताओ कि अगर आप मिल्क पूरा का पूरा कप साथ में डाल दोगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? मैम उबलती पानी, हुई चाय में। अगर आपका पानी बॉईल कर रहा है और आपने मिल्क का पूरा कप उसके अंदर डाल दिया तो क्या होगा? मैम मैम वो क्वांटिटी बॉईल ज्यादा हो होने के लिए जाती है रुक जाएगा। और टेम्परेचर कम होता है तो वो स्टॉप हो जाता है। मतलब क्वांटिटी आप बोल रहे हो कि मिल्क की हमने ज्यादा डाल दी, तो मैम टेम्परेचर डिफरेंस तो होता मैम ही है, आपकी तो वॉइस आपका कट हो उबलना रही है। स्टॉप हो जाता है। बेटा कुछ इंटरनेट में दिक्कत आ रही है, रिफ्रेश करो बच्चा। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आप गरम गरम बॉइलिंग वाटर के अंदर, बॉइलिंग टी वाटर के अंदर आप दूध डालते हो, तो आपका दूध भी बॉईल होना बंद हो जाए, जो भी आपका कंकोशन बना है, जो भी आपका मिक्सचर बना है, जो भी आपकी चाय बनी है, वो बॉईल होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने इंस्टेंटली बहुत बड़ी चेंज कर दी। गुड इवनिंग बेटा मीनाक्षी। अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या होता है, आप लोग इमेजिन करो कि आपका दूध बॉईल हो रहा है और मैं ना जरा जरा सा करके दूध डाल रही हूँ, आपका जो पानी है, चाय का पानी, वो बॉईल हो रहा है और मैं एक चम्मच से या फिर एक ड्रॉपर से थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ। तो इस केस में क्या होगा? मैम बॉईल होता रहेगा ना वाटर तो। बॉईल होता रहेगा ना पानी, तो अब आप उसमें दूध इतना कम डाल रहे हो कि पानी फिर भी आपका कंटिन्यूअसली बॉईल होता रहेगा। तो बेटा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये जो धीरे धीरे दूध डालने वाली प्रोसेस है, कुछ इसकी तरह है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हो क्या रहा है कि जो भी आपका ये चेंज हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है, चेंज किसमें? थर्मोडायनामिकल स्टेट में, चेंज इन थर्मोडायनामिक स्टेट। तो ये बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। आइडियली कितना धीरे हो रहा है कि इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल अमाउंट से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चेंज हो रहा है, इट इज अकरिंग एट इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल मतलब बहुत ही छोटा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल, इनफाइनाइटली स्मॉल रेट, एंड ऑल द स्टेट्स आर इन इक्विलिब्रियम। तो पानी बॉईल हो रहा है तो वो बॉईल ही होता रहा, वैसे ही सारी की सारी जो स्टेट्स रहेंगी आपकी, वो इक्विलिब्रियम के अंदर ही रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से इसको हम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक मेजर मतलब ये हो गया कि ये वाला जो केस है, यहाँ पर सिस्टम जो होगा आपका, सिस्टम आपका हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा विद द सराउंडिंग्स। सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स। इक्विलिब्रियम भी ऐसा वैसा नहीं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो होती है आपकी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो अभी हम जितनी भी ये प्रोसेसेस आगे की डिस्कस करेंगे ना, वो हम क्वासी स्टैटिक के फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, इज इट ओके गाइस कि आप धीरे धीरे चेंज कर रहे हो, जिसकी वजह से सिस्टम में जो भी स्टेट आ रही है वो कंटिन्यूअसली आपकी इक्विलिब्रियम के अंदर ही रह रही है। तो दैट इज वाई उसको हम इस चैप्टर में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मैम एक बार जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दोगे? जीरोथ लॉ तो बहुत पहले पढ़ा था। जीरोथ लॉ सिंपल है। जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि अगर ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू सी, तो ये हमें क्या बताता है जीरोथ लॉ? दैट ए मस्ट बी इक्वल टू बी, है ना। ये तो मैथ्स में हो गया। तो जीरोथ लॉ यस ये मैम। है कि अगर आपका ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन ए एंड बी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, आज बच्चे लेट हो रहे हैं थोड़े थोड़े। चलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, अभी ज्वाइन कर लिया, वो तो देर आए दुरुस्त है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा कि थर्मोडायनामिक अभी तक आपने Yes, बस क्वासी ma'am. स्टैटिक प्रोसेस बताया है। हाँ, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। अब आ जाओ मेन पार्ट पे। अब हम सारी प्रोसेसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे, उनके फीचर्स को डिस्कस करेंगे एंड वर्क डन का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी थी बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस?
मैम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा, रेनू ने भी बिल्कुल सही बोला, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में आपका प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकती है, सब कुछ चेंज हो सकता है, बट टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। तो अब इस प्रोसेस के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर ये होता है कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, वो इन्फिनिटी हो जाती है। गैस कर सकते हो क्यों? स्पेसिफिक हीट मैम इनफाइनाइट क्योंकि होती है। टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट होता है इसलिए। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उससे अब स्पेसिफिक हीट को आप इस तरीके से लिखते हो ना, dQ/dt के फॉर्म में। तो अब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से ये जो dt वाला एक्सप्रेशन है ये 0 हो गया ना। तो इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट जो होगी इट विल टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चा, तो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है इन केस ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंडली अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में अब हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि du की क्या वैल्यू होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी? D=Q+W। हाँ, du प्लस डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू होता है बेटा। ठीक है, तो du की एक वैल्यू हमने स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में भी पढ़ी थी, वो हमने क्या पढ़ी थी? NCV/dt। यस मैम, हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे। है ना? तो अब आपका ये जो dt है ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एक्सप्रेशन तो 0 हो गया। सो व्हाट डज दिस इंप्लाई? देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके अंदर आपकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये सबको पॉइंट समझ में आया? यस। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगा सकती हूँ ना, फर्स्ट लॉ से मेरे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा? dq मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो इस चीज का मतलब क्या हुआ कि ऑल हीट, जो भी आप सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हो, ऑल हीट एडेड टू द सिस्टम, एडेड टू द सिस्टम is used to do work, is used to do work। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है बच्चा? सिंपल इनफ? यस मैम। चलूं आगे बढ़ूं? ठीक है, अब आ जाओ इसका फिर डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन वर्क डन का। इसका वर्क डन का एक्सप्रेशन सबसे मुश्किल है डिराइव करना, बाकी सारी प्रोसेसेस के इजी हैं, तभी ये सबसे पहले करवा रही हूँ ताकि बाकी सारी ऑटोमेटिकली इजी लगे। ठीक है, तो चलो वर्क डन एंड आइसोथर्मल का अब एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। तो बेटा आप कंसिडर करो कि आपके पास n मोल्स ऑफ आइडियल गैस है, सपोज यू आर हैविंग n मोल्स ऑफ आइडियल गैस और दे आर अंडरगोइंग थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन का? मैम हीट एक्सपेंड कर। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रही है, और एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सो n मोल्स ऑफ आइडियल गैस दे आर अंडरगोइंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम। मैम रिपीट करना। ठीक है बेटा, मैंने बोला कि हमें अब वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालना है। तो वर्क डन के एक्सप्रेशन के लिए आप कंसिडर करो कि आपके पास किसी भी आइडियल गैस के n मोल्स हैं जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन जिसमें हो रही है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। तो आपकी कुछ इनिशियल स्टेट थी P1 V1, वहां से आपकी फाइनल स्टेट अचीव हो गई P2 V2। ठीक है, इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं करती क्या हूं कि मैं यहाँ पर, मेरे पास कोई सिस्टम है जो इनिशियली मेरे पास है P1 V1 पे। ठीक है, और फाइनली क्या हो रहा है? फाइनली वो थोड़ा सा ऐसे बड़ा हो जाता है, कुछ भी हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है। सो दिस इज हैपनिंग एंड द फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम आर P2 V2। तो लेट मी कंसिडर एन आर्बिट्ररी टाइम, किसी भी आर्बिट्ररी टाइम पे अगर मैं इसकी वॉल्यूम और प्रेशर को नोट करूं, तो लेट द प्रेशर हियर बी P, और इसके बाद जो छोटा सा आपका वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है ना, छोटा सा कुछ वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा, तो ये जो चेंज है मेरा, लेट दिस बी dV। तो यहाँ पर जो मेरा प्रेशर है वो है P, और जो मेरा छोटा सा ये वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू dV।
तो अगर मैं इस इंस्टेंस पे पूछूं कि कितना वर्क डन है, तो आप तो सिंपली बता दोगे कि मैम इस इंस्टेंस पे छोटा सा वर्क डन जो होगा दैट विल बी पीडीवी। ठीक है, इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, तो ये मैम तो सिंपल दोबारा है। बता दो। दोबारा बता देती हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास आइडियल गैस के n मोल्स हैं और उनके अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है। उसकी इनिशियल स्टेट है P1V1 और वो फाइनल स्टेट पे जा रहा है P2V2। तो यहाँ पर मैंने एक आर्बिट्ररी टाइम कंसिडर कर लिया। ठीक है, आर्बिट्ररी टाइम पे प्रेशर जो है सिस्टम का वो है P के इक्वल, और ये जो छोटा सा चेंज वॉल्यूम के अंदर हुआ है दैट इज dV। तो ये सब करने में जो छोटा सा वर्क डन होगा दैट इज सिंपली इक्वल टू P dV। यस, दिस इज ऑलवेज वैलिड। यस दिस इज मैम। ऑलवेज वैलिड। वी विल यूज दिस इन अदर प्रोसेसेस एज वेल। ठीक है, तो अब यहां से मैं वर्क डन का एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ। कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय P dV। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। अब आपको आइडियल गैस इक्वेशन भी पता है। क्या पता है? दैट PV इज इक्वल टू nRT होता है मैम। तो यहां से मैं P को क्या लिख सकती हूँ? P को लिख सकती हूँ nRT डिवाइडेड बाय V। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या हो गया? वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 nRT divided by V multiplied by dV. Is this okay? मैम लास्ट वाला लास्ट में बेटा यहाँ पे ये आइडियल गैस इक्वेशन तो पता है ना आपको? आइडियल गैस इक्वेशन तो सही है, सब लोगों को पता है। यस ठीक मैम। है, तो आइडियल गैस Yes, ma'am. इक्वेशन से प्रेशर की क्या वैल्यू आ रही है? nRT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी वर्क डन के अंदर। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। ठीक है। तो अब आगे मूव करते हैं। अब लास्ट स्टेप मेरे पास क्या बचा था? लास्ट स्टेप पे मेरे पास आया था कि मैम वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ V1 से लेकर V2 nRT अपॉन V dV। बेटा जो nRT है यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है। टेम्परेचर आपको पता ही है कांस्टेंट है, nR भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। इसको मैं इंटीग्रेशन में बाहर ले जाती हूँ, है ना? तो मेरे पास बचेगा क्या? बचेगा कि वर्क डन इज इक्वल टू, रुको, वर्क डन इज इक्वल टू nRT को अगर मैं बाहर ले गई, nRT को मैं बाहर ले गई तो इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2 1 अपॉन V dV। अब इसका इंटीग्रेशन याद है? dx अपॉन x का क्या इंटीग्रेशन होता है? मैम ln। वेरी गुड, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x। ठीक है, तो यहाँ पर, हाँ बेटा, तो यहाँ पर जब वर्क डन लिखोगे तो वही लिखोगे। क्या लिखोगे? nRT, ln मतलब नेचुरल लॉग, लॉग टू द बेस e वॉल्यूम, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे? इसकी लिमिट मैम लगेगी V2 से V1 तक। V1 से लेकर V2 तक। तो अगर मैं ये यहाँ पे लगा दूं, मेरे पास आ जाएगा nRT log ऑफ द बेस e V2 माइनस log टू द बेस e V1। ठीक है बेटा, और इसकी जो वैल्यू होती है ना, इट इज इक्वल टू nRT, हाँ बेटा, इसकी वैल्यू होती है nRT log e V2 अपॉन V1। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन का एक्सप्रेशन हो गया एक तो इम्पोर्टेंट। और एक T1 ठीक है, यहीं से, हाँ बेटा, यहीं से इसको आप P2 अपॉन P1 अपॉन P2 में भी कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से वर्क डन से आप एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ये आपका log टू द बेस e में था। अगर आप इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास आता है वर्क डन एज 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। यस मैम। ये दोनों एक्सप्रेशंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको जरूर मैम नोट एक डाउन। बार रिपीट कर दो। पूरी डेरिवेशन बेटा या फिर खाली एक्सप्रेशन? मैम एक बार पूरी डेरिवेशन रिपीट कर दो। चलो एक बार देख लो सब बच्चे फिर से। आपके पास n मोल्स हैं आइडियल गैस के जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन अंडरगो कर रहे हैं। इनिशियल स्टेट थी P1V1, फाइनल स्टेट में आ गए P2V2 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक आर्बिट्ररी स्टेट ले लूं, वहां पे प्रेशर है P, वॉल्यूम चेंज हो रही है dV, तो छोटा सा वर्क डन कितना हो जाएगा उस आर्बिट्ररी स्टेट में? P dV। ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ V1 टू V2 P dV। ठीक है बच्चा, तो अब आप वर्क डन का एक्सप्रेशन जब देखोगे, सो यहाँ पे मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लगा दी, प्रेशर की जगह nRT अपॉन V लिख दिया, तो वो हमारे पास आ जाएगा V1 से लेकर V2 nRT अपॉन V dV।
तो अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर एनआरटी कांस्टेंट है, क्योंकि एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो एनआरटी को बाहर ले लो, 1/v dv को इंटीग्रेट कर लो, तो dx अपॉन x को जब आप इंटीग्रेट करते हो यू गेट ln x। दैट इज व्हाई हियर एज वेल व्हाट आई विल ऑब्टेन इज nRT log ऑफ नेचुरल बेस, नेचुरल लॉग वॉल्यूम का फ्रॉम v1 टू v2, ठीक है। और nRT लॉग कितना आ जाएगा, v2 माइनस लॉग v1। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग v2 माइनस लॉग v1, लॉग a माइनस लॉग b, कुछ भी है, दैट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ a अपॉन b। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा। जब आप लॉग e से, नेचुरल लॉग से लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तब आपका ये एक्सप्रेशन 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ऑल राइट, इज दिस क्लियर गाइस? बेटा हाँ, वंशिका बिल्कुल सही बोल रही है। रेनू बेटा, ये डेरिवेशन तो आपकी कभी कभी एज इट इज भी आ जाती है सीबीएसई टाइप पेपर में, वरना आपको यही रहता है दोनों वॉल्यूम्स के बीच में कुछ एक्सप्रेशन गिवन होता है, लॉग की वैल्यू गिवन होती है, तो आप फिर वर्क डन का एक्सप्रेशन डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ अगर मेरे सिस्टम की वॉल्यूम आधी हो गई या मेरे सिस्टम की वॉल्यूम डबल हो गई तो कितना वर्क डन करा जाएगा। तो आपको मोल्स गिवन है, आर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली वर्क डन की वैल्यू निकाल लेते हो। ऑल राइट, इज दिस एक्सप्रेशन क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है सब कुछ? यस मैम। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिया। अब बेटा यहाँ पर ये P1 और P2 के टर्म्स में भी लिखा है, ये कैसे लिखा है? क्योंकि ना हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, बॉयल्स लॉ। किसी को याद है बॉयल्स लॉ क्या था? यस मैम। क्या था? याद है तो बताओ अब क्या था बेटा? बॉयल्स लॉ बोलता है, हाँ बॉयल्स लॉ बोलता है कि, ठीक है बेटा, बॉयल्स लॉ यही बोलता है कि पीवी कांस्टेंट हो जाता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, है ना बच्चा? वेरी गुड, सही बोल रहे हो एकदम। तो P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ दैट V2 अपॉन V1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? V2 अपॉन V1 कितना होना चाहिए? P1 अपॉन P2 के इक्वल। तो वही चीज तो यहाँ पे करी है फॉर्मूला में। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर ही दिया था, उससे हमने प्रेशर के लिए भी रिलेशन डिराइव कर लिया। तो क्वेश्चन में अगर आपको प्रेशर से रिलेटेड कुछ गिवन है, वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ गिवन है, तो दोनों से आप निकाल सकते हो कि कैसा आपके पास मामला सेट होएगा। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहां तक क्लियर है सबको कि हाँ आइसोथर्मल वाले में हमने वर्क डन निकाल लिया है? यस मैम। ठीक है, आगे चलें। इजी है ना फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स? तो बेटा इसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। ऐसा भी क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है दैट पीवी आपका कांस्टेंट है, तो सिंस पीवी इज कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ अ कर्व। ठीक है, इज इट ओके गाइस? यस मैम। यस मैम। चलो, वेरी गुड। लेट अस कम टू द नेक्स्ट प्रोसेस नाउ। नाउ वी विल टॉक अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस भी इजी है, मुश्किल नहीं है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में क्या था? एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? मैम क्यू जीरो होता है। वेरी गुड, क्यू जीरो नहीं होता बेटा, हीट ट्रांसफर नहीं होती, नो हीट ट्रांसफर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हीट, डेल क्यू जीरो होगा मैम। हाँ बेटा, डेल क्यू जीरो हो जाएगा। हीट इज नॉट एंटरिंग और एग्जिटिंग द सिस्टम। जितनी हीट है उतनी ही हीट रह रही है। इट इज नॉट एंटरिंग द सिस्टम, इट इज नॉट एग्जिटिंग द सिस्टम। दिस इज व्हाट इट मींस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसका मतलब भी बेटा यही है दैट डेल्टा क्यू जो है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ऑल राइट, इज दिस ओके? वो होते हैं पॉइंटर्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में भी पढ़े थे। पहला पॉइंटर ये है कि स्पेसिफिक हीट इस केस में जीरो हो जाती है। स्पेसिफिक हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज जीरो। स्पेसिफिक हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज जीरो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका डेल्टा क्यू का टर्म जीरो है, तो स्पेसिफिक हीट भी आपकी जीरो हो जाती है। मूविंग ऑन, एज डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो अगर आप इसको फर्स्ट लॉ में अप्लाई करते हो, फर्स्ट लॉ में अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? डेल यू प्लस वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? दैट डेल यू, है ना बेटा, तो डेल यू मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, है ना? तो यहाँ से Yes, आपके ma'am. पास, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है?
दैट ये जो डेल्टा यू की टर्म है इट मस्ट बी इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम का एक्सप्रेशन जो बनता है, ठीक है, दैट डेल्टा यू मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ पी चेंज इन वॉल्यूम। इज दिस ओके गाइस? सिंपल, इजी Yes, ma'am. पीजी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में वो रहती है उसका एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जो आपके पास इक्वेशन होती है ना पी वी आर इन सब के बीच में, तो वो इक्वेशन होती है पी वी गामा मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर गामा हम लोगों ने जब केटीजी पढ़ रहे थे तब स्टडी किया था। गामा क्या था बेटा आपका? गामा वॉज सीपी अपॉन सीबी। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही जो आप लिख अच्छा रहे हो। एक सेकंड रुको बेटा, अभी चेक कर लेते हैं। यस मैम, अपने आप पॉज हो जाती है फिर थोड़ी देर बाद आता है। हाँ तो बेटा वो इंटरनेट का इशू है और कुछ दिक्कत नहीं है। अभी विजिबल हो रही है? यस मैम। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बोला कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपकी जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो है दैट पीवी गामा इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसी से आप दो और इक्वेशंस डिराइव कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है, करके दिखा देती हूँ ताकि आप भूलो ही ना उस चीज को, ठीक है, क्योंकि बुक्स में वो हो नहीं रखा होता, डायरेक्टली लिख रखा होता है, तो मुझे दिक्कत आई थी जब मैं अपने टाइम पे डिराइव कर रही थी। तो अब आपको पता है दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ कि वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। Yes, So ma'am. if I substitute it in this equation, what will I obtain? Pressure multiplied by nRT upon P raised to gamma must be a constant, है ना। तो अब यहां पर मेरे पास क्या आ गया, प्रेशर रेज टू 1 माइनस मतलब डिवाइडेड बाय प्रेशर रेज टू गामा। तो एक तो मेरे पास टर्म आ जाएगी प्रेशर की 1 अपॉन गामा के टर्म्स में, एक मेरे पास आ जाएगा टी रेज टू गामा, और दूसरा मेरे पास आ जाएगा एन आर रेज टू गामा। सो दिस मस्ट बी अ कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है आपकी एन आर रेज टू गामा, ये भी तो कांस्टेंट ही है, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट ओनली। तो यहां से मेरे पास एडियाबैटिक इक्वेशन चेंज होके क्या आ जाती है, दैट प्रेशर रेज टू 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर रेज टू गामा मस्ट बी अ कांस्टेंट। इज दिस ओके गाइस? ये कैसे आया, कहां से आया? Yes, मैम ये ma'am. समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? चलो एक बार फिर से देखते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो यहां से मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकती हूँ, एनआरटी अपॉन पी, ये तो ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम की जगह एनआरटी अपॉन पी सब्सटीट्यूट कर दूं, मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक यस है। अब मैम। इस चीज का मतलब क्या है, आई एम हैविंग पी मल्टीप्लाइड बाय एन रेज टू गामा आर रेज टू गामा टी रेज टू गामा डिवाइडेड बाय पी रेज टू गामा। तो ये क्या हो मैम आप गया इसे गामा से इनटू क्यों कर रहे हो? बेटा, गामा से इंटू नहीं करी, गामा से रेज, इट इज रेज टू दी पावर गामा। तो मैम जब बट पावर, भाई। बेटा ये एडियाबैटिक गैस की इक्वेशन होती है, ठीक है। जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हो, सो दिस इज द इक्वेशन इन दैट केस। जब आप डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 रख के, मतलब इसको डिराइव नहीं करना है हमें, उस डेरिवेशन में नहीं जाना है, बट ये आपके पास एडियाबैटिक गैस की इक्वेशन आती है दैट पीवी गामा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसलिए इसको गामा से रेस करके रखते हैं क्योंकि ये आपकी एडियाबैटिक गैस की इक्वेशन होती है। इज इट ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, ये डेरिवेशन आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, अगर होगी तो मैं बाद में करवा दूंगी, वैसे ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती है ये, ठीक है। तो अब इसको अगर हम गामा से रेस टू कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एन रेस टू गामा आर रेस टू गामा टी रेस टू गामा डिवाइडेड बाय पी रेस टू गामा। तो पी रेस टू गामा है नीचे, पी रेस टू 1 है ऊपर। इफ यू डिवाइड पी बाय पी रेस टू गामा, तो इसका मतलब क्या है, पी मल्टीप्लाइड बाय पी रेस टू माइनस गामा विच इज इक्वल टू पी रेस टू 1 माइनस गामा, है ना बच्चा। तो वही तो मैंने यहाँ पे किया है, Yes, ma'am. वही तो मैंने यहाँ पे किया है। बाकी आपके पास पी रेस टू गामा की टर्म थी ही, और ये एन आर रेस टू गामा था ही। फिर मैं क्या बोला कि भाई एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये टर्म भी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो
इसको मैं इस साइड पे ले जाती हूँ, कांस्टेंट कांस्टेंट तो डिसॉल्व ही हो गए, तो मेरे पास फाइनल टर्म क्या बचेगी, p रेज टू 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू गामा मस्ट बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। ऑलराइट, इज इट ओके बेटा? जिसको समझ नहीं आया था मैम आगे आप समझ। आ गया? तो इसी को अब अगर मैं यहाँ पर v की जगह p को अज्यूम कर लूं तब भी मेरे पास एक अलग एक्सप्रेशन आ जाएगा। वो क्या आएगा, pv इज इक्वल टू nRT आपके पास होता है, ठीक है? तो यहां से मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ कि प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, nRT अपॉन v। So now let me substitute that in this expression. What will I obtain? nRT divided by v multiplied by v raised to gamma must be a constant. तो अब nr तो मेरा कांस्टेंट था ही, मल्टीप्लाइड बाय t मल्टीप्लाइड बाय, अब गामा ऊपर है, ये v नीचे है, तो v रेज टू गामा माइनस 1 मस्ट बी अ कांस्टेंट, है ना? तो फिर से आप यही सेम आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि मैम ये जो nr वाली टर्म है ये तो यहाँ पर भी कांस्टेंट ही है। मैम ये फिर सब में कांस्टेंट हो गई क्या? हाँ, एनआर वाली टर्म अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आर गिवन है, तो वो कांस्टेंट रहती है। तो इसको आप यहाँ पर कांस्टेंट में अगर ले जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय, चलो मल्टीप्लाइड का साइन हटा देते हैं थोड़ा और कूल लगेगा। सो टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय वी रेज टू गामा माइनस 1 मस्ट बी अ कांस्टेंट, दैट इज व्हाट यू विल ऑब्टेन। इज दिस ओके गाइस? ये तीनों एक्सप्रेशन नोट डाउन कर लो, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये चीज क्लियर है सबको? क्लियर है? आगे यस चलूं? मैम, यस मैम, ठीक यस है, मैम। अब इसका वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालना है हमें, ठीक है? इसका वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने ये तो पढ़ ही लिया, दैट पीवी गामा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू, लेट मी से दैट इट इज के फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना? ये चीज तो हमने पढ़ी ली, तो इसी को यूज करके हम वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो यहां से मैं क्या बोल सकती हूँ, यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो बोल सकती हूँ वो ये है दैट प्रेशर इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय वी रेज टू माइनस गामा, है ना? इसको इस साइड पे ले गई मैं, वी रेज टू गामा वाली चीज को, तो डिवीजन में आ जाएगा ना। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है बच्चा? अब आपको पता है यस कि मैम। अब आपको पता है कि dw इज इक्वल टू pdv होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन जो रहता है आपका, वो कुछ भी अगर v1 से लेकर v2 तक चेंज हो रहा है तो इट इज pdv, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर ये अज्यूम कर दूं चीज जो यहाँ पर मैंने ये लिखी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2 के v रेज टू माइनस गामा dv, ये आ जाएगा मेरे पास, यस मैम। ठीक है? अब आपको इंटीग्रेशन का एक और फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx क्या होता है, x मैम रेज टू जैसे n, हमारे मैम पास रिपीट करना, एक बार रिपीट कर दो। समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बच्चा? मैम यही वाली क्वेश्चन नहीं समझ आई। अच्छा बेटा, यहाँ पर तुमने वर्क डन का समझ में आया एक्सप्रेशन? यस मैम, वर्क डन का तो आ गया ठीक है, था। वर्क डन का एक्सप्रेशन तो सिंपल है। तो उसके बाद मैंने क्या बोला कि प्रेशर मैंने पढ़ा है ना ऊपर से, के वी रेज टू माइनस गामा है, तो बस मैंने प्रेशर की जगह वो यहाँ पे डाल दिया, ठीक ओके है? मैम। वही तो किया है। अब आगे, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि के तो आपका कांस्टेंट है। गुड इवनिंग सान्या बेटा, गुड इवनिंग बच्चों, ठीक है बेटा? के तो आपका कांस्टेंट है, के को मैं बाहर ले जाती हूँ, बचेगा क्या, v1 से लेकर v2 v रेज टू माइनस गामा dv, इसको मैं इस फॉर्मूला को लेके इंटीग्रेट कर सकती हूँ, कर सकती हूँ ना? यस मैम, यस मेरे मैम। पास क्या आ जाएगा, के मल्टीप्लाइड बाय v रेज टू माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1 फ्रॉम v1 टू v2। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पर ये v2 और v1 की वैल्यू डाल दूं तो मैम मेरे शो पास नहीं वो हो रहा स्क्रीन पर। शो नहीं हो रहा, अभी शो हो रहा है बेटा, अभी दिख रही है स्क्रीन, नो मैम। दिख ही नहीं रही, मेरे फोन में आ रही है, बाकी अब बच्चों दिख को दिख गई, रही है क्या? अब दिख गई। अच्छा अब दिख गई, ठीक है? आप लोगों के लिए तभी मैं एक फोन में भी रखती हूँ लॉग्ड इन कि मुझे दिखती रहे कि भाई मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है नहीं हो रही। मैम विजिबल है। विजिबल है, यहाँ तक सबको समझ में आया? पक्का इंटीग्रेट किया है, सिंपल? मैम जब भी डेरिवेशन आएगी मैम हमेशा उसको इंटीग्रेट ही करेंगे, नॉर्मल नहीं कर सकते। बेटा नॉर्मल कोई तरीका ही नहीं है ना। देखो ये क्यों कर रहे हैं हम इंटीग्रेट, क्योंकि आपने पढ़ा था कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है ये सारी, तो क्वासी स्टैटिक यस प्रोसेस मैम। में धीरे 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 इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज हो रहे हैं, तो उसके लिए तो हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा ना।
है ना बेटा, जब छोटे छोटे चेंज हो रहे हैं मतलब कि इनफाइनाइटेसिमल। इंटीग्रेशन के अलावा और कोई मेथड नहीं होता इसे करने के लिए? होता है, बट ये आपका सबसे सिंपल मेथड है इंटीग्रेशन वाला, बाकी सारे तो ग्राफ्स वगैरह के मेथड हो जाते हैं, वो तो और मुश्किल है फिर। अच्छा ठीक है, इंटीग्रेशन का सबसे कैलकुलस जो है ना, मुझे सबसे इजी लगता था, क्योंकि सबसे इजी तरीके उसी से होते हैं। मैम, एक यहाँ तक सबको डिफरेंशिएट समझ में आया? यस मैम। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों कैलकुलस में ही आती है बच्चा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं वर्क डन को कैलकुलेट करूंगी, क्या आ जाएगा? के डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस वन को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस गामा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? v2 रेज टू माइनस गामा प्लस वन माइनस यस मैम, v1 रेज टू माइनस गामा प्लस वन। माइनस गामा प्लस 1। यहां तक सबके लिए क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब मैं इस k को लेके जा रही हूँ अंदर। अब आपको पता है दैट k की वैल्यू क्या है? pv रेज टू गामा। तो इसका मतलब क्या है कि k इज इक्वल टू p1 v1 रेज टू गामा, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू p2 v2 रेज टू गामा। यस मैम। है ना बेटा? मैम वैसे के अंदर क्यों गया? पीवी की के वैल्यू अंदर को? इसलिए के अंदर इसलिए गया ताकि अब मैं देखना ये गामा वाली टर्म यहाँ से हटा के इसको सिंप्लीफाई कर दूंगी। के की वैल्यू थोड़ी पता है मुझे, तो के की जगह हम अपनी ये p1 v1 वैल्यू की अज्यूम कर लेते हैं ना बेटा। तो अगर के मैंने अंदर डाल दिया तो मेरे पास बाहर बच जाएगा 1 माइनस गामा, 1/1 माइनस गामा। के को मैं इधर डाल रही हूँ v2 के साथ, सो लेट मी राइट इट एज p2 v2 गामा मल्टीप्लाइड बाय v2 माइनस गामा प्लस वन। और यहां पर जब मैं यस के को मैम। डाल रही हूँ, सो लेट मी राइट इट एज p1 v1 रेज टू गामा। तो मेरे पास आ गया p1 v1 रेज टू गामा मल्टीप्लाइड बाय v1 रेज टू माइनस गामा प्लस वन। है ना? क्यों? क्योंकि ये भी आपका k है और ये भी आपका k है। ये तो कर ही सकते हैं सिंपल मैथ्स। तो अब आ गया बस मेरा वर्क डन का एक्सप्रेशन। क्या आ गया? 1/1 माइनस गामा। अब ये अगर आप यहाँ पर ये v2 रेस टू माइनस गामा प्लस वन और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब है ये पावर में जो भी चीज है उनको ऐड कर देते हैं ना मल्टीप्लीकेशन में। तो गामा माइनस गामा प्लस वन, तो ये सिंपली p2 v2 बन जाएगा माइनस p1 v1। तो यही होता है फाइनल एक्सप्रेशन। कुछ कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये 1 माइनस गामा की जगह इसको गामा माइनस वन कर देते हैं और ब्रैकेट में डाल देते हैं p1 v1 माइनस p2 v2। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जैसे मैं बोल रही थी कि आइसोथर्मल वाला सबसे मुश्किल है, उसके बाद के सारे इजी हैं। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। आगे यस चले? मैम। ठीक है बेटा, सिंपल थी ये वाली डेरिवेशन। यस यस मैम। मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो आप देख सकते हो कि जो हमने पढ़ा p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन गामा माइनस वन। अब आपको पता है दैट p1 v1 मस्ट बी इक्वल टू nr t1। एडियाबैटिक प्रोसेस में सब कुछ चेंज होता है। ठीक है, और p2 v2 क्या होना चाहिए? nr t2। तो अगर आप टेम्परेचर के टर्म्स में लिखते हो, सो यू कैन राइट इट एज nr t1 माइनस t2। ठीक है, इज इट ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, तो अब इसके पीवी ग्राफ्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वॉल्यूम है दैट इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम आपकी डिक्रीज हो रही हो। तो एडियाबैटिक का कर्व भी इसी तरीके से बनता है, इसी तरीके से जैसे वो आइसोथर्मल का नहीं बन रहा था, वैसा सही कर्व बनता है। ठीक है, तो ये मैम आपका हो रहा है। आइसोथर्मल का कर्व ऊपर की तरफ जाता है क्या? नहीं बेटा, ऊपर की तरफ जाना ना जाना वो खाली एक्सपेंशन और कंप्रेशन पे डिपेंड करता है। मैम एक बार आइसोथर्मल का भी बना के दिखा दो। बेटा आइसोथर्मल का भी बनाया था ना, रुको मैं एक बार उसी पे जाके दिखाती हूँ। ये देखा था ना आइसोथर्मल का? यस तो अब मैम। ये मैम आइसोथर्मल का है। सडनली कोई काम धीरे धीरे होता है उसके लिए? हाँ, आइसोथर्मल का ये एक्सप्रेशन पीवी कांस्टेंट होता है, तो आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ ऐसे ही बनता है। तो अब यहाँ पर अगर ये ऊपर की साइड पे जा रहा है, मतलब आपकी वॉल्यूम जो है वो कम हो रही है ना? देख रहे हो ना, पहले वॉल्यूम ज्यादा थी, अब वॉल्यूम कम हो गई। तो इसका मतलब है कि यस ये कंप्रेशन का है। और अगर ये उल्टी साइड में जा रहा हो, if it is going on the opposite direction, if it is going like this, then you will say that the gas is expanding since the volume is increasing. Is it okay? ठीक है बच्चा? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप देख सकते हो। ठीक है, मैम हाँ बच्चा।
मैम आज इतना ही करवाओ मैम, ज्यादा करवाओगे फिर समझ नहीं आएगा। अरे बच्चा, अभी तो 20 मिनट बचे हैं क्लास के, थोड़ा बहुत ही करवाना है, इसके बाद का पार्ट इजी है। ठीक है, थोड़ा भरोसा रखो यार मुझ पे, ये मुश्किल मुश्किल पार्ट खत्म करवा दिया है मैंने बहुत जल्दी। चलो, अब एडियाबैटिक कंप्रेशन का क्या मतलब हो गया कि वही ऊपर की साइड पे जा रहा हो, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो रही है ना। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो वही सेम कर्व है, बस वो नीचे की साइड पे जा रहा है। ठीक है, इज दिस ओके गाइस? यस मैम। चलो, अब एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के बीच में कंपैरिजन समझ लो। तो एडियाबैटिक का स्लोप हमेशा ज्यादा होता है, बस ये कंपैरिजन है। एडियाबैटिक हैज हायर स्लोप। ठीक है, तो जैसे अब आप यहाँ मैम पे भी देख सकते आइसोथर्मल हो, से हमेशा ज्यादा होता है एडियाबेटिक हमेशा, का। हाँ हमेशा आइसोथर्मल से मैम ऐसा एडियाबैटिक का क्यों? स्लोप ज्यादा होगा। इसका मैम ऐसा रीजन हम क्यों? देखेंगे, इसका रीजन ये रहता है बेटा कि एडियाबैटिक में हमने पढ़ा है कि पीवी गामा आपका कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ पर जब यस आप मैम। स्लोप कैलकुलेट करते हो तो आपका जो स्लोप आएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, इट विल कम आउट टू बी माइनस गामा पी बाई वी, आई थिंक माइनस गामा वी बाई पी या फिर पी बाई वी, हाँ माइनस गामा पी बाई वी। और जब आप यही सेम चीज आइसोथर्मल में करते हो, वहां पे आपके पास है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैम स्क्रीन स्टॉप हो गई। अच्छा एक सेकंड रुको, अभी आ जाएगी फिर से, क्या दिक्कत है, अब आई? यस मैम। मैम ठीक है, आइसोथर्मल के केस में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। तो जब आप यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट करोगे, अभी हम ये करके देखेंगे कैसे करते हैं, तो ये आपके पास आएगा माइनस ऑफ पी अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्लोप में गामा वाले फैक्टर एक्स्ट्रा है, तो इसलिए इसका स्लोप ज्यादा रहता है। मैम गामा की वजह से ज्यादा रहता है ना? हाँ, गामा की वजह से ज्यादा रहता है। ठीक है, अगर ये गामा गामा जो है, मैम अगर गामा नहीं होता तो मैम दोनों इक्वल हो जाते फिर। हाँ गामा नहीं होता तो माइनस पी बाई वी हो गए ना दोनों। हम्म। ठीक है बेटा, तो एडियाबैटिक ये देखो, ये कंप्रेशन हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है, बट आप स्लोप में डिफरेंस देख सकते हो, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, आइसोथर्मल का कम है। यहाँ पर आपकी एक्सपेंशन हो रही है, तो अभी भी आप देख सकते हो कि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, आइसोथर्मल का स्लोप कम है। ऑल राइट, इज इट ओके गाइस? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब आ जाओ सबसे इजी प्रोसेस पे, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सी होती है बेटा? मैम जिसमें वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वेरी गुड, यहाँ पे आपकी रहती है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम रहने का क्या मतलब है, दैट मैम डीवी का एक्सप्रेशन जो होता है वो जीरो होता है। तो बेटा सबसे इजी चीज है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो यहाँ पर आपका जो लॉ आता है वो ये आता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और प्रेशर अपॉन टेम्परेचर मस्ट बी अ कांस्टेंट, है ना। इस केस में आपका वर्क डन का एक्सप्रेशन और सिंपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैम वर्क डन जो होता है वो जीरो ही हो जाता है ना। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन तो मैम डिराइव हो गया हमारा। ठीक है, तो सिंस आपका dv इज इक्वल टू जीरो, दैट इज वाई आपका वर्क डन जो होता है वो भी आपका जीरो हो जाता है इस केस में। सो देयर इज नो वर्क विच इज बीइंग डन। ठीक है, एक और पॉइंट जो हमने पहले की क्लासेस में भी डिस्कस कर रखा है, दैट यहाँ पर cv इज इक्वल टू आपको पता है 1 अपॉन एन dq अपॉन dt होता है, और ये इक्वल हो जाता है किसके, 1 अपॉन एन du अपॉन dt के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्क डन आपका जीरो है। ठीक है, सिंस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज dq मस्ट बी इक्वल टू du, एंड ये जो वैल्यू आती है इट कम्स आउट टू बी ncv dt. So these are all the things which you have already studied before. मैम ये एनसीवीडीटी का मतलब क्या है? बेटा ये पढ़ा था ना, अब यहाँ से देखो ना, अब dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, ncv dt। cv आपकी यस। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, dt इज द चेंज इन टेम्परेचर। और मैम यहाँ पे सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम। cv is not constant volume, cv is specific heat capacity at constant volume. ओके मैम। ठीक है, सीवी आपकी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पढ़ा है ना, केटीजी में पढ़ा है, थर्मल में भी पढ़ा है, हर जगह पे पढ़ चुके हैं अब तो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे चलूं? यस मैम क्लियर है। ठीक है, तो इसका कर्व भी बड़ा सिंपल सा आता है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगी, तो पीवी कर्व एक सीधी लाइन आती है जिसका जो स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा ना, क्योंकि स्लोप क्या होता है, डीपी अपॉन डीवी इज योर स्लोप, और ये डीवी की वैल्यू जीरो हो गई, डीवी की वैल्यू जीरो हो गई।
इसका यस मतलब मैम। क्या है कि जो स्लोप रहेगा वो आपका इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और प्रेशर यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है, सीधी लाइन ही बन रही है, बस प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वर्क डन आपका 0 रहता है। इज दिस ओके गाइस? यहां तक यस क्लियर है मैम। सबको? Yes, चलो, ma'am. वेरी गुड। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट प्रोसेस। द लास्ट प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस कौन सी होती है बेटा? मैम जिसमें कहाँ गए बच्चे? आइसोबारिक प्रोसेस कौन सी प्रेशर होती है बच्चा? कांस्टेंट रहता है। वेरी गुड। आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है मैम जिसमें प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो रेनू बेटा, प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो चेंज इन प्रेशर यार, नो चेंज इन प्रेशर है। ठीक है, आपके वी और टी अभी भी वेरी कर सकते हैं। तो इसके भी कुछ सही होता है, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। एक तो आपका यहाँ पे चार्ल्स लॉ आ जाता है। ठीक है, आपके पास जो चार्ल्स लॉ है वो आ जाता है। वो क्या आता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब V1 अपॉन T1 मस्ट बी इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये V अपॉन T आपका कांस्टेंट रहता है। दूसरा आपके पास आ जाता है स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट। ये भी बड़ा सिंपल है, तो ये अगेन आप केटीजी में पढ़ चुके हो। तो स्पेसिफिक हीट कुछ नहीं बोलती, वो सिंपली ये बोलती है कि जो Cp होता है दैट मस्ट बी इक्वल टू F/2 प्लस 1R। ठीक है, F/2R आपको Cv देता है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T। ठीक है, अगेन समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन स्पेसिफिक हीट व्हेन वी वर स्टडीइंग केटीजी। ऑलराइट, इज दिस ओके गाइस? यस ठीक है, मैम। अब यहां पर भी आप वर्क डन का एक्सप्रेशन नोट डाउन कर लो, वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन बड़ा ही सिंपल है इस केस में यार, वर्क डन बड़ा ही सिंपल है। वर्क डन आपका है वर्क इज इक्वल टू व्हाट? अब प्रेशर आपका बाहर आ गया, कांस्टेंट है, बस डीवी आपका अंदर रह गया V1 से लेकर V2 तक। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन मैम सिंपली कितना आ जाएगा? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्क डन विल कम आउट टू बी इक्वल टू NR TF माइनस TF माइनस TI, है ना? अगर पीवी को आप NRT के टर्म्स में लिख दो तब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू दिस। इज दैट ओके गाइस? यहां तक सबके लिए क्लियर है सारा चीज? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर अब आप फर्स्ट लॉ को भी एक बार रीराइट कर सकते हो क्विकली। कैसे रीराइट करोगे? बड़ी सिंपल सी चीज है। फर्स्ट लॉ आपको पता है क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वर्क डन। तो यहाँ पे आप डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हो? इट विल बी इक्वल टू एन CV डेल्टा टी माइनस नहीं सॉरी प्लस, कुछ गलत कर दिया मैंने। हाँ चलो, यहाँ पे मैं और एक चीज लिख सकती हूँ कि इट विल बी इक्वल टू व्हाट? प्लस एन वर्क डन कितना है, रुको, NCV डेल्टा टी प्लस, अब यहाँ पर आपका वर्क डन कितना लिखा था? NR डेल्टा टी। तो बेटा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? N डेल्टा टी अगर आप कॉमन ले लो CV प्लस R विच इज इक्वल टू CP, तो ये आपके पास NCP डेल्टा टी आ जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड बिफोर अगेन, कि डेल्टा क्यू का एक्सप्रेशन जो होता है वो NCP डेल्टा टी आता है। दिस इज जस्ट अ स्मॉल प्रूफ ऑफ दैट एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन भी करा दूंगी अभी। आज की क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगी, अगली क्लास में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में एक बार सारी प्रोसेसेस समझ लो पहले, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है बच्चा सबको? ठीक है, तो अब इसके कर्व्स भी बड़े सिंपल बनते हैं। ठीक है, कर्व सिंपल ही बनते हैं। यहाँ पे कर्व आपके कैसे बन गए कि एक तो मतलब ये बन गया एक्सपेंशन के लिए, ये आपका कर्व बन गया एक्सपेंशन के लिए, और ये वाला कर्व बन गया कंप्रेशन के लिए। ठीक है, तो अब कंप्रेशन के केस में आपका क्या हो रहा है? कंप्रेशन के केस में आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका हो रहा है नेगेटिव वर्क, गैस कंप्रेस हो रही है। यहाँ पे आपका हो रहा है पॉजिटिव वर्क। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए सीधी लाइन बनती है, प्रेशर चेंज नहीं होता, प्रेशर कांस्टेंट होता है। इस तरीके से आपका मामला बन जाता है। इसको भी समझना बहुत सिंपल है कि जो पहला वाला ग्राफ है वो आइसोबारिक एक्सपेंशन की बात कर रहा है। यहाँ पर आप गैस को हीट दे रहे हो, हीट इज गिवन टू द गैस, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, एंड गैस इज एक्सपेंडिंग डूइंग पॉजिटिव वर्क। ग्राफ 2 आपको आइसोबारिक कंप्रेशन के बारे में डील कर रहा है।
तो अब आपका क्या हो रहा है, हीट आपकी गैस से बाहर निकाली जा रही है, तो टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा और गैस आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी जहां पे नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? इज दिस क्लियर गाइस? यस मैम। ठीक है, तो अब ये वाला जो चीज मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आ कहां से रहा है ये समझो। आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं पी को लिख सकती हूँ सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वी के इक्वल। तो ये अब हमने यूनिट्स और डायमेंशन में पढ़ा था कि अगर मैं डेल्टा पी अपॉन पी लिखती हूँ, सो इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी। सो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी अपॉन वी। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, पीवी गामा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो अब मैं पी को कैसे लिख सकती हूँ, पी को मैं लिख सकती हूँ के अपॉन वी रेज टू गामा। ठीक है बच्चा, तो यहां से अगर मैं डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू निकालती हूँ, इट विल कम आउट टू बी माइनस गामा डेल्टा वी अपॉन वी। तो वहां से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। तो आप देख सकते हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में आपका स्लोप जो है वो ज्यादा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस से। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ऑल राइट, इज दिस ओके गाइस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बस अब एक लास्ट चीज और पढ़नी है हमें, ये भी आप पढ़ सकते हो कि एडियाबैटिक कर्व जो रहता है दैट इज स्टीपर एज कंपेयर टू एन आइसोथर्म। ठीक है, स्लोप की वैल्यू एडियाबैटिक कर्व की इज मोर देन दैट ऑफ एन आइसोथर्म। ऑल राइट, नाउ लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ दीज 4 प्रोसेसेस। तो एक बार ना मैं इसका एक अलग कर्व बना के ये सारी ड्रॉ करती हूँ, उससे बच्चों को और अच्छे से समझ में आता है। तो ये हो गया आपका प्रेशर, ये हो गया आपका वॉल्यूम। सबसे पहले बताओ आइसोबारिक कर्व कैसे ड्रॉ करूं? आइसोबारिक कर्व कैसे ड्रॉ करूं? कुछ इस तरीके से। ये हो गया आइसोबारिक, है ना? यस मैम। अब आइसोथर्मल कुछ ऐसे ही ड्रॉ करूंगी, ऐसे। मैम एडियाबेटिक ऊपर की तरफ जाएगा ना आइसोथर्मल के? नहीं, उसका स्लोप ज्यादा होता है, तो स्लोप ज्यादा आएगा ना। स्लोप ज्यादा का क्या मतलब है, कुछ ऐसे आएगा। दूसरे मैम कलर से मतलब बनाते नीचे हैं, से ऊपर जाएगा ना? ऐसे स्लोप अच्छा। ज्यादा हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, आइसो एडियाबैटिक कुछ ऐसे आएगा आपके पास, उसका स्लोप ज्यादा रहता है। ऐसे आ गया एडियाबैटिक, ये हो गया एडियाबैटिक। मैम नहीं दिख रहा, स्क्रीन स्टॉप हो गया। अभी दिख जाएगा। हाँ, मेरी भी स्टॉप हो गई, अब तो मेरी भी फोन में स्टॉप हुई है, तो ये मेरे इंटरनेट की दिक्कत है बेटा। अब आ गया। यस मैम। मैम पर आइसोथर्मल का इसमें ज्यादा लग रहा है मैम, ये थोड़ा और बढ़ेगा ना? नहीं, आइसोथर्मल का स्लोप कम है ना बच्चा। कैसे, इसको कैसे मेजर करते हैं स्लोप को? अगर मैं इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो ये ऐसे आएगी, इस पॉइंट पे करूं तो ये ऐसे आएगी, तो ये वाला स्लोप ज्यादा हो गया ना इससे। यस मैम। ठीक है, तो ये स्लोप ज्यादा है एडियाबैटिक का यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया, आखिरी वाला क्या बचा? ये आपका आ गया वो आइसोकोरिक। अब बताओ पीवी कर्व से आप वर्क डन कैसे बताओगे? हाउ विल यू डिस्क्राइब वर्क डन फ्रॉम पीवी कर्व? वर्क डन क्या होता है, इसके नीचे जो एरिया होता है वही तो होगा, है ना? वर्क डन क्या होता है, जो इसके नीचे एरिया होता है वही तो होता है। होता ही नहीं होता? यस मैम। यस तो मैम। आइसोबारिक के लिए वो एरिया मैक्सिमम है, आइसोथर्मल के लिए उससे कम, एडियाबैटिक के लिए उससे कम, आइसोकोरिक के लिए उससे कम। इसीलिए आपका वर्क डन का इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई सबको? आज की क्लास में समझ में आया? थोड़ा थियरी का पार्ट ज्यादा हुआ है आज की क्लास में, यहाँ तक सबको समझ में आया है? यस मैम। ठीक है, अब 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर ले। यस चलो मैम। आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद से टाटा बाय बाय, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में, अगली क्लास में क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग एन 3 मिनट है हमारे पास, 57 हुए तो 3 मिनट माने 3 क्वेश्चन। सो ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन अ कन्फाइंड आइडियल गैस डस 150 जूल्स ऑफ वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग। सबसे पहले बताओ कि वर्क 150 जूल्स करा है इसने और सिस्टम ने वर्क करा है, तो वर्क पॉजिटिव होएगा नेगेटिव होएगा? मैम नेगेटिव। फिर से सोच लो बेटा। वर्क मैम डन बाय द नेगेटिव। सिस्टम है, नेगेटिव। मैम वर्क डन बाय द पॉजिटिव। सिस्टम बेटा पॉजिटिव होता है फिजिक्स में, है ना बच्चा? ओके वेरी गुड। मैम। तो अब तो हमें निकालना क्या है?
मैम वो तो बोलो जो बेटा। सिस्टम के थ्रू होता है वो होता है ना नेगेटिव। नहीं, जो सिस्टम करता है, अगर सिस्टम आपका वर्क डन कर रहा है तब आप कहोगे पॉजिटिव है। अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, इफ वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, देन वी विल से इट इज नेगेटिव। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन वी विल से इट इज पॉजिटिव। मैम केमिस्ट्री में उल्टा होता है इसका और केमिस्ट्री में फिजिक्स में उल्टा उल्टा। होता है। हाँ, केमिस्ट्री में उल्टा होता है। केमिस्ट्री मैम में आप मेरे को देखोगे कि उनका उनका फर्स्ट लॉ भी ऐसा ही है। वो फर्स्ट लॉ में ये लिखते हैं dq+dw। यस मैम। तो ये प्लस वाला नेगेटिव वाले साइन की दिक्कत है ना बेटा, मैम मेरे यही को डिफरेंस है। केमिस्ट्री का याद था इसलिए मैंने बोला हाँ, नेगेटिव। यही डिफरेंस है केमिस्ट्री और फिजिक्स में मेजर। तो अब आपको आइसोथर्मल एक्सपेंशन गिवन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब है डेल्टा यू मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन। तो डेल्टा क्यू की क्या वैल्यू आ गई, सीधा आ गई 150 जूल्स वैल्यू। 150 जूल। मैम सी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा ना, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट इज बीइंग एडेड टू द सिस्टम। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे पेपर में, बहुत मुश्किल तो नहीं है। नो मैम। मैम ऐसे ठीक है, आसान क्वेश्चन आते हैं नीट में? कभी कभी आसान आते हैं, कभी कभी मुश्किल आते हैं। कुछ कुछ के तो बड़े ही आसान आते हैं, कुछ कुछ के मुश्किल आते हैं। अब वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा बेटा, देख लो। मैम नेक्स्ट ईयर ठीक देंगे। है, हाँ नेक्स्ट ईयर दोगे तो नेक्स्ट ईयर तक देखेंगे क्या होगा। इस साल का भी दिख जाएगा बेटा। चलो, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, इफ डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू represent the increase in internal energy and work done by the system respectively in a thermodynamical process, इनमें से कौन सी चीज सही है, इनमें से कौन सी चीज सच है। तो बेटा क्या बोल रखा है स्पेशली कि मैम ये वाला सही है। ए वाला सही लग एडियाबेटिक रहा है। प्रोसेस। चलो, क्यों ऐसा सही है, आइसोथर्मल में तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 ही होती है। यस मैम। आइसोथर्मल में तो डेल्टा यू 0 होता है, तो ये ऑप्शन तो आइसोथर्मल वाले सही है ही नहीं। एडियाबैटिक की बात करो तो एडियाबैटिक के अंदर अब आपको पता है कि डेल्टा क्यू मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब वर्क डन प्लस यू, उल्टा लिख दिया, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। यस मैम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, मैम ए। ए ऑप्शन सही हो गया। यस मैम। वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस केस। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करूं, बड़े इजी इजी हैं। चलो, इसका आप लोग यस बताओ। मैम। ये 2020 का क्वेश्चन है। ये आपको पीवी डायग्राम गिवन है, कौन सी प्रोसेस का है ये पीवी डायग्राम। मैम आइसोबैरिक। आइसोबारिक का है ना। क्यों, क्योंकि यस प्रेशर ही मैम। कांस्टेंट है मैम, प्रेशर कांस्टेंट है इनिशियल और फाइनल स्टेट में। मैम ये एक अभी और आपने क्वेश्चन बनाया था इसलिए मेरे को याद है। बनाया था, तभी तो बता रही हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो, हम्म। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज नाइदर अब्सॉर्ब नॉर रिलीज्ड। मैम एडियाबेटिक। एडियाबैटिक। इसमें तो ऑप्शंस की भी जरूरत थी क्या, अपने यहाँ बता देते क्या आंसर है। नो तो इस मैम तरीके के भी ऑप्शन क्वेश्चंस नहीं आते है। हैं बेटा, इस तरीके के भी क्वेश्चंस नीट में आते हैं। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, नीट का पेपर अच्छा रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है, ये एसएल अरोड़ा जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, सब बढ़िया से हो जाएगा आपका। मैम फिजिक्स के लिए दिनेश की बुक अच्छी होती है? बेटा जिस बुक से समझ में आ रहा है वो बुक उठा लो, सारी बुक्स अच्छी ओके। होती है। ठीक है, नो सो मैम दैट, मतलब उसके क्वेश्चंस पूछ रही हूँ हाँ, कि अच्छे होते सारी तो वो देखो, कर ले। सारी की सारी जो बुक्स होती है ना उनके अंदर क्वेश्चंस भी अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप थियरी के लिए कोई भी एक बुक रेफर कर लो जिससे आपको थियरी समझ में आ रही हो। वहां से थियरी समझने के बाद क्वेश्चंस आप हर बुक के सॉल्व करो। ठीक है, मैम क्वेश्चंस आप सेम जितने ज्यादा होती है, सॉल्व करोगे उतना बेटर है। थोड़ी बहुत हम्म, लैंग्वेज चेंज कर देती है। हमारे पास ना यहाँ की वही, मैम ऐसा हाँ, किससे पढ़ा दी थी, वही सेम सेम चीजें थी, बस थोड़ा बहुत वही मैं वर्ड्स। बोल रही हूँ। कुछ कुछ बुक्स तो ऐसी भी होती है कि सारी 5-6 बुक्स को मतलब 5-6 बुक्स में 5-6 डेफिनेशन है, वो उस बुक में आपको कंबाइन करके मिल जाएंगी। मैम ठीक है, मतलब रिफ्रेशर रखना जरूरी है क्या? मैंने क्या नहीं बेटा, रखनी थी। कुछ जरूरी नहीं है, जिस बुक से समझ में आ रहा है वो बुक समझो अपने पास, वो बुक रखो, उसी से क्वेश्चन सॉल्व भी करो। मैम मुझे एनसीईआरटी से आ जाता है समझ। एनसीईआरटी से समझ में आता है तो एनसीईआरटी से तो बढ़िया है ही नहीं कोई चीज, एनसीईआरटी से सॉल्व करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। ओके मैम। ठीक है, सो मैम मेरे दैट्स को इट। लगा हो हाँ सकता है बेटा, रिफ्रेशर जरूरी होगी इसलिए। अरे देखो, जरूरी कोई बुक नहीं है, जिस बुक से आपको समझ में आ रहा है, जिस बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो वो बुक रखो अपने पास। ठीक है, हाँ बेटा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी आपके। ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर मैंने बिटली लिंक भी अपलोड कर दिया है। ठीक है बेटा, तो बिटली लिंक भी आप लोगों को मिल गया होगा मेरा, एक बार आप अपने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में चेक करना। ठीक है, टेस्ट सीरीज बेटा, टेस्ट आपके हर दिन हो तो रहे हैं, टेस्ट इज हैपनिंग ऑन एवरी संडे। टेस्ट तो आपके हर संडे हो रहे हैं। चलो, बाकी मैं टेस्ट सीरीज के बारे में भी पूछती हूँ कि कैसा कैसे बनती है, क्या होता है।
ठीक है, अगर मुझे कोई भी रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। ऑलराइट, इस संडे भी आपका जो टेस्ट होगा उसमें फिजिक्स का केटीजी चैप्टर आएगा आपका, ठीक है। तो सब बच्चे मैम कौन काइनेटिक सा थ्योरी 11 स्टेट्स प्रॉपर्टी वाला? मैम काइनेटिक बेटा, थ्योरी। हाँ काइनेटिक थ्योरी आएगा, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस याद रखो, मेरे को चैप्टर का नंबर याद नहीं है, बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आएगा। मैम हमें भी नंबर नहीं याद, चैप्टर हाँ, वैसे नाम से याद चैप्टर है। वैसे याद रख लो, काइनेटिक थ्योरी मैम ऑफ वो गैसेस चैप्टर आपका आएगा। 13 है। हाँ, चैप्टर 13 आ जाएगा तो क्या हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास गाइस। आई होप सबको मजा आया हो। सबको मजा आया यस आज की क्लास में? मैम और चलो क्वेश्चंस करवा दो थोड़े। बेटा, अब तो टाइम खत्म हो गया, कल की क्लास में करवा दूंगी, परसों की क्लास में। ओके ओके ठीक है मैम। बेटा, परसों की क्लास में और क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, बाय बाय गुड एवरीवन, हैव इवनिंग गुड मैम। नाइट। गुड मैम इवनिंग गुड बेटा, बाय नाइट बाय। बाय। गुड गुड नाइट नाइट बच्चा, मैम। गुड नाइट।